प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटर मुगल्स की। तो अब ये लेटर मुगल्स क्या है और कौन है? तो औरंगजेब जो कि 6th मुगल एम्परर थे, उनकी डेथ 1707 में हो जाने के बाद मुगल एम्पायर जो है वो बहुत तेजी से डिक्लाइन करने लगा, यानी उसकी ताकत काफी कम हो गई। उसके खजाने यानी कि उसकी धन दौलत भी धीरे धीरे कम होने लगी। तो औरंगजेब की डेथ अपने आप में इंडियन हिस्ट्री में एक कह लो कि खास टर्निंग पॉइंट माना जाता है। तो औरंगजेब भले ही मर गए लेकिन मुगल एम्पायर तो फिर भी चलती रही ना। तो 1707 में औरंगजेब के मरने के 150 साल बाद तक यानी 1857 तक मुगल एम्परर बरकरार रही। तो इन 150 सालों में जितने भी मुगल एम्परर आए वो पहले के मुगल एम्परर्स जितने ताकतवर नहीं थे। तो इन बाद वाले मुगल एम्परर्स को ही लेटर मुगल्स कहा जाता है, यानी औरंगजेब के मरने से लेके मुगल डायनेस्टी के खत्म होने के बीच के टाइम पीरियड को ही लेटर मुगल्स का दौर कहा जाता है। तो अब हम डिटेल में समझें कि कौन थे ये लेटर मुगल्स और इनकी क्या इंपैक्ट है हमारे हिस्ट्री पे। तो जब मुगल एम्पायर स्टैब्लिश की गई थी तो देखते ही देखते वो ऑलमोस्ट पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे राज करने लगी। ठीक है, लेकिन यानी कि अगर हम बात करें औरंगजेब की भी, यानी कि 18th सेंचुरी की अगर शुरुआत की भी बात करें, तब तक भी मुगल एम्पायर जो है लगभग पूरे देश में कंट्रोल करता था। लेकिन 18th सेंचुरी खत्म होते होते, 18th सेंचुरी क्या होती है? 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई। 18th सेंचुरी खत्म होते होते जो मुगल एम्पायर है वो सही मायनों में केवल दिल्ली के कुछ 100 किलोमीटर के इलाकों में ही सिमट के रह गया था। तो कुछ ऐसे भी फ्रेसेस कहे जाते थे कि शाह आलम फ्रॉम दिल्ली टू पालम, यानी कुछ ऐसे राजा भी हुए जिनके बारे में कहा गया कि इनका राज सिर्फ दिल्ली से लेके पालम यानी 10-15 किलोमीटर के दायरे तक ही सीमित रह गया। तो यही तो डिक्लाइन हुआ। अब ये डिक्लाइन क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सब हम देखेंगे। तो बात करते हैं कि ये डिक्लाइन शुरू कब हुआ। तो औरंगजेब की मौत के बाद शुरू हुआ। औरंगजेब की मौत हुई 1707 में और उसके डेथ के इमीडिएट बाद उसके जो 3 बेटे थे वो आपस में लड़ने लगे कि अगला एम्परर हम में से कौन बनेगा। तो उसके 3 प्रोमिनेंट बेटे थे। एक था मुआज्जम, तो मुआज्जम जो है वो काबुल का गवर्नर था। एक बेटा था आजम, आजम जो है वो गुजरात का गवर्नर था। और एक बेटा था काम बख्श, काम बख्श जो है वो डेक्कन यानी साउथ इंडिया का गवर्नर था। तो यही तीनों बेटे आपस में लड़ने लगे कि हम बनेंगे अगले एम्परर। तो इसमें जीत मिली मुआज्जम नाम के बेटे को। तो मुआज्जम ने अपने बाकी दोनों भाइयों को बैटल ऑफ जाजाऊ में हराया। तो ये बैटल 1707 में लड़ी गई, आगरा के पास जाजाऊ में ये बैटल हुई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल मानी जाती है क्योंकि औरंगजेब के मौत के बाद इमीडिएट बाद ये बैटल हुई। तो ये आपको याद रखना है बच्चों कि ये बैटल ऑफ जाजाऊ किसने लड़ी, क्यों लड़ी। तो मुआज्जम ने अपने 2 भाइयों आजम और काम बख्श के खिलाफ लड़ी थी, उनको हराया था। तो मुआज्जम जीत गया तो अब वो एम्परर बनने से उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो 7वां मुगल एम्परर बना और जब ये मुगल एम्परर बन गया तो इसने अपने आप को एक रॉयल टाइटल, जब भी कोई एम्परर बनता था तो अपने आप को टाइटल देता था ना। जैसे कि खुर्रम जब एम्परर बना था तो अपने आप को शाहजहां कहलाया वो। तो ऐसे मुआज्जम जब एम्परर बन गया तो इसका नाम बहादुर शाह हो गया। आगे चल के बहादुर शाह नाम का एक और राजा मुगल एम्परर बनता है। तो इसीलिए इसको डिनोट करने के लिए बहादुर शाह 1 का यूज किया जाता है। ये बहादुर शाह 1 और आखिरी जो मुगल एम्परर बना वो भी बहादुर शाह ही नाम था उसका, तो उनका नाम है बहादुर शाह 2। तो खैर बहादुर शाह 1 एम्परर तो बन गए। आओ पता लगाते हैं कि ये किस तरह के एम्परर थे। तो बहादुर शाह को कुल मिला के 5 सालों तक राज करने का मौका मिला और ये आखिरी मुगल रूलर थे जिनके हाथ में थोड़ी बहुत ताकत थी।
में ये आखिरी है। औरंगजेब के बेटे थे, तो औरंगजेब के मरने के तुरंत बाद रातों रात तो डिक्लाइन नहीं होता है ना, डिक्लाइन होने में कुछ वक्त लगता है। तो कह सकते हो कि बहादुर शाह 1 तक मामला उतना नहीं बिगड़ा था। तो बहादुर शाह ने एम्परर बनते ही अपने फादर औरंगजेब की कुछ पॉलिसीज को पलटना स्टार्ट कर दिया। औरंगजेब की किस तरह की पॉलिसीज थी? वो दूसरे धर्म के लोगों को परेशान करता था। औरंगजेब मंदिर तोड़ देता था, जजिया जैसे टैक्स लेता था, उसने जाटों को परेशान कर रखा था, सिखों को परेशान कर रखा था। तो इन सब से ही तो मुगल डायनेस्टी कमजोर हो गई थी ना, इतने दुश्मन बना लिए थे ना औरंगजेब ने। तो बहादुर शाह अपने बाप की गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है, दुश्मनों को दोस्त में बदलने की कोशिश करता है। औरंगजेब ने सबको दुश्मन बना लिया था, राजपूत हो, सिख हो, जाट हो, मराठा हो, सबको दुश्मन बना लिया था। तो बहादुर शाह अब उनसे दोस्ती करता है, तो राजपूतों की तरफ ये दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, मराठा लोगों की तरफ भी ये दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन सिख धर्म के लोगों को ये वैसे ही ट्रीट करता है जैसे औरंगजेब किया करता था, यानी कि सिख लोगों से दुश्मनी बरकरार रहती है। तो अब औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज को मारा था, और संभाजी महाराज के बेटे साहू को कब्जे में ले लिया था, जेल में डाल दिया था औरंगजेब ने। तो ये सब आपको मराठा वाली वीडियोस में पढ़ने को मिल जाएंगी। तो मराठाओं से दोस्ती करने के लिए बहादुर शाह क्या करता है? इस साहू को जेल से छोड़ देता है। ये साहू कौन है? ये संभाजी का बेटा है और छत्रपति शिवाजी का अपना पोता है। तो ये जेल में बंद था, 18 साल तक इसको औरंगजेब ने जेल में बंद कर रखा था। जब ये 7 साल का छोटा बच्चा था तभी इसको जेल में डाल दिया था औरंगजेब ने। क्यों डाला था? क्योंकि अगर जेल में नहीं डाला होता तो ये छत्रपति बन जाता, और औरंगजेब नहीं चाहता था कि कोई भी मराठा जो है छत्रपति जैसा कुछ हो, तो वो चाहता ही नहीं था कि मराठा किंगडम स्टैब्लिश हो। तो खैर जो भी हो, तो साहू जी महाराज को जेल से छोड़ा 1707 में औरंगजेब के मरने के तुरंत बाद। तो इससे रिलेशंस ठीक हो जाएंगे ना, जो मराठा लोग हैं उनके रिलेशंस मुगलों से ठीक हो जाएंगे। तो ये अपने बाप की दुश्मनी वाली पॉलिसी को खत्म करना चाहता था। तो बहादुर शाह ने सिख लोगों से भी दोस्ती करने की कोशिश की। तो जो सिख धर्म गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, तो ये 6th सिख धर्म गुरु थे, तो इनको इसने हाई मनसब दी। मनसब होता है कि एक हाई रैंक ऑफिसर का पोस्ट दिया। ये आप देख रहे हो। तो सिख धर्म के गुरुओं से दोस्ती करने की कोशिश की, कुछ देर तक तो मामला ठीक रहा, दोस्ती हो गई। तो गुरु गोविंद सिंह जब तक थे तब तक मामला ठीक था, लेकिन इनकी डेथ होने के बाद फिर से सिख लोगों की तरफ से रिवोल्ट होने शुरू हो गए। तो अब सिख लोगों की कमांड चली गई, एक सिख मिलिट्री जनरल थे, उनका नाम था बंदा बहादुर। तो इनको आज बाबा बंदा बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। तो जब तक गुरु गोविंद सिंह थे तब तक ठीक था। उनकी डेथ के बाद बाबा बंदा बहादुर ने फिर से मुगलों पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि मुगलों और सिखों की दोस्ती नहीं हो पाई। बहादुर शाह ने कोशिश तो करी थी। तो बहादुर शाह के रेन में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें डिटीरियरेशन होने लगा, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पे पकड़ कमजोर होने लगी, उसके मिनिस्टर्स उससे बिना पूछे बड़े बड़े फैसले लेने लगे। तो हिस्टोरियंस बहादुर शाह को शाह ए बेखबर भी बोलते हैं। बेखबर, जिसको कुछ पता ही नहीं है, एक ऐसा राजा जिसको यही नहीं पता कि उसके पीठ पीछे चल क्या रहा है। तो जो भी हो, 5 साल तक इसने राज किया, और ये काफी बूढ़ा था जब ये एम्परर बना था, तो ऑलरेडी उसकी उम्र 65-66 साल हो चुकी थी। तो 5 साल राज करने के बाद 1712 में इसकी डेथ हो जाती है, और इसके बाद इसका बेटा जहांदर शाह अगला मुगल एम्परर बनता है। लेकिन जहांदर शाह को मुगल एम्परर बनने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अभी तक क्या होता था मुगल डायनेस्टी में कि बाप मरता था तो उसकी जगह कोई ना कोई बेटा ले लेता था। तो खैर जो भी होता था सब आपस में ही तय करते थे, लड़ते भी थे तो आपस में ही लड़ते थे, कोई बाहर वाला तो नहीं इंटरफेयर करता था ना। लेकिन अब क्या हुआ, जहांदर शाह को बाहर वालों की मदद लेनी पड़ी, और यहां से मुगल डायनेस्टी का सही मायने में डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। तो अब तक
अगला मुगल एम्परर कौन बनेगा ये लोग आपस में ही तय कर लिया करते थे, भले ही उसके लिए लड़ना पड़ता था, तय कर लेते थे, किसी बाहर वाले का दखल नहीं होता था। लेकिन बहादुर शाह वन के मरने के बाद जो उसके मिनिस्टर्स वगैरह थे वो इंटरफेयर करने लगे। हर मिनिस्टर चाहता था कि अपने पसंद के आदमी को एम्परर बनाया जाए। तो कई बेटे होते हैं ना एम्परर के, उनमें से कोई एक ही बेटा बनेगा ना, तो अलग अलग मिनिस्टर अलग अलग बेटों को सपोर्ट करने लगे। तो इस तरह से बाहर वालों का दखल होना स्टार्ट हो गया और मुगल डायनेस्टी यहां से सही मायनों में डिक्लाइन के रास्ते पे चलने लगी। तो खैर जो भी हो, बाहर वालों की मदद से ही सही अगला एम्परर जहांगीर शाह बना। तो वो कौन थे वो बाहर वाले जिसने इसकी मदद की थी? तो जुल्फिकार खान नाम का एक मिनिस्टर था, उसी की मदद की वजह से ही जहांगीर शाह अपने बाकी भाइयों को हरा पाया था। तो याद रखना, जहांगीर शाह जब राज कर रहा था, इसने मात्र 1 साल तक रूल किया, तो जहांगीर शाह की तरफ से सारे फैसले ये जुल्फिकार नाम का मिनिस्टर लिया करता था। तो जहांगीर शाह जो है उसने जुल्फिकार खान के हाथ में सारा राजपाट छोड़ दिया था और खुद बिल्कुल महल में रहता था, बिल्कुल प्लेजर लविंग था। इसको राजपाट चलाने से कोई मतलब नहीं था, ये बस अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता था। तो इसकी एक प्रेमिका थी, तो इसकी एक लवर थी, उसका नाम था लाल कुंवर। तो इस लाल कुंवर ने भी इसके दिमाग पे काफी कंट्रोल कर रखा था। तो ये जुल्फिकार खान और ये लाल कुंवर मिलके ही पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। ये सिर्फ कह लो कि प्लेजर में डूबा रहता था, शराब पीना, नशा करना, इन्हीं सब कामों में ये डूबा रहता था। तो ये जो लाल कुंवर थी ये अपने आप को नूरजहां की तरफ पेश करना चाहती थी। तो नूरजहां आपने देखा होगा ना कि नूरजहां जो जहांगीर की वाइफ थी वो काफी पावरफुल थी, तो ये नूरजहां जैसा ही बिहेव करने लगी। तो एक जहांगीर शाह के टाइम पीरियड में आपको एक चीज याद रखनी होगी कि एकमात्र चीज जो इसने की, साहू जी महाराज जो कि जेल से इसके जहांगीर शाह के बाप ने साहू जी महाराज को जेल से छोड़ दिया था ना, तो ये साहू जी महाराज अब छत्रपति बन गए थे। यानी जो जगह कभी शिवाजी महाराज के पास थी वही अब उनके पोते के पास चली गई, यानी पूरे मराठा किंगडम का महाराज साहू जी महाराज। तो उनको इसने चौथ और सरदेशमुखी की ताकत दिखी। हाँ, तुम साउथ इंडिया यानी डेक्कन की चौथ और सरदेशमुखी कलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इनकी खुद की पकड़ तो कमजोर हो गई थी, जबकि मराठा जो है ताकतवर थे साउथ इंडिया में। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मराठा से ही कहा जाए कि तुम ही लोग टैक्स कलेक्ट कर लिया करो और टैक्स का हिस्सा हमको दे दिया करो, थोड़ा बहुत हिस्सा तुम रख लिया करो। तो ये जो जुल्फिकार खान नाम का मिनिस्टर था, इसने एक नई रिवेन्यू पॉलिसी लागू की, उसका नाम इजारा रखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बच्चों कि इजारा या रिवेन्यू फार्मिंग की शुरुआत किसने की? तो इसी जुल्फिकार खान ने की। तो एक्चुअली एम्परर तो जहांगीर शाह था, लेकिन सारे डिसीजंस जुल्फिकार खान ही लेता था। तो आज भी अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ऑप्शन में आपको जुल्फिकार खान ही देखने को मिलेगा, जहांगीर शाह देखने को नहीं मिलेगा। अब ये इजारा फार्मिंग क्या है? तो पहले किसान खेती करते थे और अपना लगान या जो भी टैक्स होता था वो डायरेक्टली जमा कर दिया करते थे राजा के खजाने में। लेकिन अब क्या हुआ, इनसे इनकी जमीन लेके जमींदारों को दी जाने लगी, इजारेदारों या जागीरदारों को दी जाने लगी, और वो जागीरदार इस खेत के मालिक बन गए। तो किसान जो है सिर्फ किसान बन के रह गए, खेत के मालिक नहीं। वो खेती करते थे और टैक्स जागीरदार लेता था और जागीरदार फिर वो टैक्स जमा करता था मुगलों के खजाने में। तो ये थी इजारेदारी प्रथा, इसको स्टार्ट किया था जुल्फिकार खान ने। तो खैर जो भी हो, जहांगीर शाह 1.25 साल तक रूल कर पाया। तो इसी जहांगीर शाह को इसके भतीजे, यानी जहांगीर शाह के कई और भी भाई थे ना, तो जहांगीर शाह ने तो अपने भाइयों को हराया था तभी जाके वह एम्परर बना था ना। तो ऐसे ही एक भाई का बेटा था फर्रुख शेर। तो इसी फर्रुख शेर ने अपने चाचा जहांगीर शाह को हराया, और हराया ही नहीं बल्कि मार भी दिया।
तो 1713 में जहांगीर शाह का रूल खत्म हो जाता है, लगभग 1 साल इसने रूल किया। तो आगरा के पास फर्रुखशियर और जहांगीर की लड़ाई हुई, फर्रुखशियर जीत गया। लेकिन फर्रुखशियर जो जीता तो वो अपनी बदौलत नहीं जीता था, तो फर्रुखशियर की जीत में 2 भाइयों का रोल था। वो 2 भाई कहलाए सैयद ब्रदर्स, 2 सैयद भाई, उनके नाम थे अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। यानी एम्परर भले ही फर्रुखशियर बना, लेकिन जो पूरी ताकत है वो सैयद ब्रदर के पास चली गई। तो अब बात करते हैं फर्रुखशियर के रेन की। तो फर्रुखशियर को 5 सालों से भी ज्यादा तक रूल करने का मौका मिला, लगभग 6 सालों तक ये गद्दी पे बैठा। तो कौन था ये फर्रुखशियर? तो ये एक्स एम्परर बहादुर शाह का पोता था। हमने देखा ना कि औरंगजेब के बाद बहादुर शाह एम्परर बना था, तो उसी बहादुर शाह का पोता था ये, और जहांगीर शाह का भतीजा था। तो ये सैयद ब्रदर की मदद से गद्दी पे बैठा था। उन सैयद ब्रदर्स का नाम, एक का नाम अब्दुल, दूसरे का नाम हुसैन। तो इन सैयद ब्रदर्स को किंग मेकर कहा जाता है कि इन्होंने अपनी मदद, अपने ताकत के बल पे किंग एम्परर बनवाया। तो अब ये जो 2 सैयद ब्रदर्स थे, ये फर्रुखशियर को कंट्रोल करने लगे, उसको पपेट की तरह यूज करने लगे, सारे बड़े फैसले यही लेने लगे। तो फर्रुखशियर के टाइम पीरियड की एक बड़ी घटना है कि बाबा बंदा बहादुर, ये वही बाबा बंदा बहादुर हैं जिन्होंने कि गुरु गोविंद सिंह के बाद मुगलों के खिलाफ लड़ाई छेड़ रखी थी, मुगलों पे बार बार अटैक वगैरह किया करते थे। तो इसी फर्रुखशियर के टाइम पीरियड में बाबा बंदा बहादुर को कैप्चर किया गया, बंदी बनाया गया और टॉर्चर करके उनको मारा गया। फर्रुखशियर को एक बात के लिए इंडियन हिस्ट्री में याद रखा जाता है, इनफैक्ट उसको हिस्टोरियंस उसके इस फैसले को स्टूपिडिटी बताते हैं। वो फैसला क्या था कि 1717 में फर्रुखशियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया। उस फरमान में यह लिखा गया कि आप बंगाल में, यानी उस वक्त का बंगाल, यानी कि सिर्फ बंगाल नहीं था, इसमें उड़ीसा भी शामिल था, इसमें बिहार भी शामिल था, और इसमें आज का बांग्लादेश भी शामिल था। तो यह फरमान जारी किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती है। ड्यूटी फ्री ट्रेड क्या होता है? अगर आप बंगाल से कोई सामान अपने जहाज में डाल के लंदन ले जाओगे, तो जैसे आज की भी अगर आप बात करो तो एक जगह से सामान खरीद के अगर दूसरे स्टेट आप ले जाते हो तो आपको टैक्स देना पड़ता है ना। तो वैसे ही ड्यूटी टैक्स आपको देना पड़ता था उस वक्त भी, कि बंगाल से कुछ खरीद के अगर लंदन ले जाओ या लंदन का कोई सामान बंगाल में अगर एंटर कराओगे तो टैक्स देना पड़ता था। तो फर्रुखशियर ने फरमान जारी किया कि ये टैक्स या ये ड्यूटी अंग्रेजों को नहीं देनी पड़ेगी। तो इससे अंग्रेजों को तो एडवांटेज मिल गया। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक इंडियन बिजनेसमैन की बात करो और अंग्रेज की बात करो, तो अंग्रेज अगर कोई सामान बंगाल में लाते हैं तो उनको टैक्स नहीं देना है, तो उनका सामान सस्ते में बिकेगा, जबकि इंडियन मर्चेंट्स का ही सामान इंडियन मर्चेंट्स को टैक्स देना पड़ रहा है। तो एक तरह से फर्रुखशियर ने एक गलत फैसला लिया। इस फैसले से अंग्रेजों को एडवांटेज मिल गई इंडियन मर्चेंट्स के ऊपर। तो यहां से आप कह लो कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको एक्सपैंड करने का मौका मिल गया। तो आप ये याद रखोगे फैक्ट कि ये फर्रुखशियर फरमान किस साल जारी किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 1717 में ये फरमान जारी हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को यह फरमान जारी किया गया था। क्या था यह फरमान? कि आपको ड्यूटी फ्री टैक्स करने की इजाजत दी जाती है पूरे बंगाल में। तो अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सैयद ब्रदर बहुत ज्यादा ताकतवर होते चले जा रहे थे। तो ये बार बार इस कोशिश में लगे रहते थे कि कैसे फर्रुखशियर को रास्ते से हटाया जाए। काफी कोशिश की, लेकिन फाइनली इन सैयद ब्रदर्स ने मराठाओं से मदद मांगी। तो मराठाओं की मदद से फर्रुखशियर को फाइनली गद्दी से हटाया। किसने? सैयद ब्रदर ने। और ना सिर्फ गद्दी से हटाया बल्कि मार भी दिया। तो 1719 में फर्रुखशियर की कहानी खत्म हो गई। अगला राजा जो बना वो था मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह
क्या है? ये है 8th मुगल एम्परर, 8वां मुगल बादशाह है ये। तो इसका जो टाइम पीरियड है, ये है तो काफी लंबा चौड़ा, लेकिन ये काफी कमजोर किस्म का एम्परर था। इसको मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है, रंगीला, यानी कि ये हमेशा प्लेजर लविंग, शराब पीना, डांस वगैरह देखना, उन्हीं सारी चीजों में बिजी रहता था। इससे कोई मतलब ही नहीं था कि इसके एम्पायर में, इसकी टेरिटरी में क्या चीजें चल रही है। तो इसको एक ही बात के लिए याद रखा जाता है कि इसके टाइम पीरियड में नादिर शाह, अफगान का एक मिलिट्री जनरल नादिर शाह इंडिया आया था। उसने मुगलों के ऊपर हमला किया, यहां तक कि लाल किले को भी लूट लिया। लाल किला, रेड फोर्ट, जहां मुगल रहते हैं, तो लाल किले को बुरी तरीके से लूटा। लाल किले की कीमती सामान जैसे कि पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर डायमंड, ये सारी चीजें उठा के ये अपने साथ अफगानिस्तान ले गया था। तो याद रखना, मोहम्मद शाह को ही मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते हैं। मोहम्मद शाह कहो या मोहम्मद शाह रंगीला कहो, इसके दौरान जो मुगल एम्पायर है उससे कुछ टेरिटरीज टूट के इंडिपेंडेंट होती चली गई। तो निजामुल मुल्क नाम का एक वजीर था। इस मोहम्मद शाह रंगीला ने निजामुल मुल्क को अपना वजीर यानी प्राइम मिनिस्टर बनाया 1722 में। लेकिन निजामुल मुल्क की कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गई मोहम्मद शाह रंगीला से, कुछ बातों को लेकर दोनों में अनबन हो गई। तो निजामुल मुल्क ने वजीर के पोस्ट से इस्तीफा दे दिया और डेक्कन यानी कि दक्षिण भारत चला गया। और वहां जाके इसी निजामुल मुल्क ने हैदराबाद नाम के किंगडम को एस्टेब्लिश किया। तो हैदराबाद किसने एस्टेब्लिश किया? निजामुल मुल्क ने किया। कब किया? 1724 में किया। तो ये निजामुल मुल्क कौन था? तो ये प्राइम मिनिस्टर था मोहम्मद शाह रंगीला का, वजीर था, वहां से इस्तीफा देके गया। तो ना सिर्फ निजामुल मुल्क ने ऐसा किया, बल्कि कई और मिलिट्री जनरल जो पहले तो मोहम्मद शाह रंगीला के अंडर काम करते थे, तो जब उन्होंने देखा कि मोहम्मद शाह रंगीला ताकतवर हो गया है, तो वो भी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगे अपने आप को। तो ऐसी दो और किंगडम्स बन गई। तो एक बंगाल में भी यही हुआ। तो बंगाल में मुर्शीद कुली खान नाम के मिलिट्री जनरल ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, अपने आप को नवाब घोषित कर दिया, नवाब कहलाया वो बंगाल का। इसका मतलब था कि मुगलों से पूरी तरीके से तो आजाद नहीं ये लोग होते थे, तो ये लोग बस टैक्स वगैरह दिया करते थे, लेकिन सारे फैसले खुद लेते थे। मतलब फैसला खुद लेंगे, सिर्फ टैक्स वगैरह जमा किया करेंगे मुगल डायनेस्टी में। सिर्फ इतना ही रिश्ता इनका मुगलों के साथ बचा। तो उधर हैदराबाद अलग हो गया, इधर बंगाल इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक यही चीज अवध में भी हुई। अवध जिसकी राजधानी लखनऊ थी, तो आप समझ सकते हो लखनऊ वाले एरिया की बात हो रही है। तो वहां एक मिलिट्री जनरल था सादत खान बुरहानुल मुल्क के नाम से। तो बुरहानुल मुल्क आप याद रखोगे, सादत खान। तो इसको गवर्नर बनाया गया था अवध का। तो इसने अवध का नवाब डिक्लेयर कर दिया अपने आप को। जैसे बंगाल का नवाब था ना, वैसे ही इसने अब अपने आप को अवध का नवाब कहना शुरू कर दिया। तो ये सब हो रहा था मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम। तो मोहम्मद शाह रंगीला को किन बातों के लिए याद रखा जाता है? एक तो नादिर शाह की इन्वेजन हुई उसके टाइम, दूसरी चीज कि इसके टाइम अवध, बंगाल और हैदराबाद जैसे राज्य नए नए राज्य बन के उभरे। अगला जो मुगल एम्परर बना वो था अहमद शाह। इसके बारे में ज्यादा कुछ हमको जानने की जरूरत नहीं है। तो इसके रूल में पहली बार अहमद शाह अब्दाली, जो कि नादिर शाह का ही मिलिट्री जनरल हुआ करता था, वो दिल्ली आया। तो नादिर शाह ने तो पहले ही दिल्ली में एक बार लूटपाट मचा रखी थी, तो अब उसका मिलिट्री जनरल अहमद शाह अब्दाली भी उसी के रास्ते पे चल के इंडिया में आता था, लूटपाट मचा के वापस चला जाता था। तो इनसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं होती थी मुगलों की, क्योंकि मुगल तो काफी कमजोर हो चुके थे। ये लोग तो सिर्फ पपेट्स थे, सिर्फ नाम के राजा हुआ करते थे। तो नादिर शाह को खुश करने के लिए कि आप अटैक मत करो, आपको जो चाहिए हम आपको दे देते हैं, मुगलों ने नादिर शाह को पंजाब और मुल्तान दे दिया कि तुम पंजाब और मुल्तान अपने पास रख लो।
तो अब बात करते हैं अगले एम्परर आलमगीर टू की। तो इन सब के बारे में कुछ भी बहुत ज्यादा याद रखने का है नहीं, तो आप बहुत ज्यादा यहां पे अपना टाइम वेस्ट मत करना, मैं आपको बता देता हूं। तो अहमद शाह के गद्दी पे हटने के बाद उसका जो वजीर था इमादुल मुल्क, जो प्राइम मिनिस्टर था अहमद शाह का, उसने इजाजुद्दीन नाम के एक आदमी को गद्दी पे बिठाया। अब ये इजाजुद्दीन कौन था? ये एक्स एम्परर जहांदर शाह एम्परर था ना, मुगल एम्परर था, उसी का बेटा था इजाजुद्दीन। इसको गद्दी पे बिठाया। तो गद्दी पे बिठाने के बाद इजाजुद्दीन ने अपना नाम आलमगीर रखा। तो बच्चों आप याद रखो कि औरंगजेब ने भी अपना नाम आलमगीर रखा था। तो ये अपने आप को औरंगजेब की तरह मजबूत, औरंगजेब की तरह ताकतवर दिखाना चाहता था, इसलिए इसने भी अपना नाम आलमगीर रख लिया। और हिस्टोरियंस इसको आलमगीर टू बोलते हैं, क्योंकि औरंगजेब पहला आलमगीर था। तो आलमगीर टू के टाइम पीरियड में मुगल डायनेस्टी या मुगल जो पैलेस थी, मुगलों का जो महल था, उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि इनके पास अपना डे टू डे खर्चा निकालने का भी पैसा नहीं होता था। तो इनके घर के जो नौकर चाकर होते थे वो महल के सामान को उठा उठा के मार्केट में बेच दिया करते थे, ताकि घर का खर्चा चलता रहे इनका। तो इतनी हालत खराब हो गई थी। आलमगीर टू के ही टाइम पीरियड में अहमद शाह अब्दाली ने फिर से दिल्ली पे आक्रमण किया 1757 में, और बुरी तरीके से दिल्ली को लूटा। कोई रोकने वाला उनको था नहीं। ये लोग इतने कमजोर थे कि मुकाबला तक नहीं करते थे। तो ये जो आलमगीर टू था, ये तो इमादुल मुल्क की मेहरबानी से बना था ना, इमादुल मुल्क ने ही उसको गद्दी पे बिठाया था। तो बहुत जल्द आलमगीर टू के अपने वजीर यानी प्राइम मिनिस्टर इमादुल मुल्क से रिश्ते खराब हो गए, और इमादुल मुल्क ने मराठाओं की मदद से आलमगीर टू को गद्दी से हटा दिया। हटाए क्या, मार दिया, मर्डर कर दिया इसका। और 1759 में इस तरह इसकी गद्दी खत्म हो गई, इसका टाइम पीरियड खत्म हो गया। तो अगला जो मुगल एम्परर बना वो था शाहजहां थ्री। ये सब बस नाम के हैं, कुछ याद रखने का है नहीं इनके बारे में। इसका असली नाम था मुही उल मिलत। ये काम बख्श का पोता था। काम बख्श कौन था? तो ये औरंगजेब का बेटा था काम बख्श। तो औरंगजेब के बेटे का पोता था ये, ठीक है। इसको भी इमादुल मुल्क ने ही गद्दी पे बिठाया, यानी कि कुछ दिनों तक जो है कह लो कि अगला मुगल एम्परर कौन बनेगा ये वजीर तय करते थे। इमादुल मुल्क नाम का काफी ताकतवर वजीर हो गया था। तो ये भी 1 साल के बाद गद्दी से इसको हटा दिया मराठाओं ने। तो मराठा और ये जो इमादुल मुल्क नाम का वजीर है, ये दोनों मिल के डिसाइड करते थे कि मुगल दरबार में कौन होगा, गद्दी पे कौन बैठेगा, किसको गद्दी से हटाया जाएगा। तो एक राजा आता है, एक राजा जाता है, कुछ भी याद रखने जैसा तो है नहीं इन लोगों में। अगला राजा बना शाह आलम टू। तो ये शाह आलम टू, इसका असली नाम था अली गौहर, और ये आलमगीर टू का बेटा था। तो जब ये गद्दी पे बैठ गया तो इसने रॉयल टाइटल ले ली, जैसे बाकी राजा रॉयल टाइटल लेते हैं। तो इसने अपना नाम रख लिया शाह आलम टू। अब ये एम्परर तो बन गया, लेकिन एम्परर बनने के बाद भी ये दिल्ली की गद्दी पे नहीं बैठा, क्योंकि ये दिल्ली गया ही नहीं। आपको याद है कि अहमद शाह अब्दाली ने 1757 में दिल्ली पे आक्रमण किया, दिल्ली को लूटा। तो जब अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली को लूट लिया तो अपना मिलिट्री जनरल नजीब खान रोहिला को अपॉइंट किया। ये नजीब खान रोहिला इंडियन ही था, लेकिन ये था अफगान, यानी इसके अंदर अफगानी खून था। तो इसीलिए अहमद शाह अब्दाली को ये मदद करता था। तो नजीब खान रोहिला को दिल्ली की गद्दी पे बिठा के गया था अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली से इतना डरता था ये शाह आलम टू कि ये 12 सालों तक दिल्ली गया ही नहीं। जब इस नजीब खान रोहिला की मौत हो गई 1770 में, तब ये दिल्ली की गद्दी पे जाके बैठा, ठीक है। तो फाइनली जब नजीब खान रोहिला की मौत हो जाती है तो इसको फॉर्मली गद्दी पे बिठाया गया 1772 में। फॉर्मली इसको गद्दी पे बिठाया, और गद्दी पे बिठाने में इसकी मदद की मराठाओं ने। तो ये काफी लंबे टाइम तक, कहने को तो 1759 में ही एम्परर बन गया था, लेकिन ये इतना डरपोक था कि 1772 तक ये इंतजार करता रहा कि नजीब खान रोहिला मर जाएगा तब दिल्ली जाऊंगा।
तो इसने कहने के लिए तो देख रहे हो, देख के लगता है कि 40-45 साल तक रूल किया, लेकिन ऐसा नहीं है, मुश्किल से 30 साल तक ये रूल कर पाया। अब 1803 में दिल्ली को अंग्रेजों ने कैप्चर कर लिया। उस वक्त यही शाह आलम II मुगल एम्परर हुआ करता था। तो 1803 में अंग्रेजों ने जब दिल्ली कैप्चर की तो मुगल एम्परर कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शाह आलम II था। ठीक है, यानी शाह आलम II के ही टाइम पीरियड में ब्रिटिश एक्सपैंड कर रहे थे। जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ, बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में अंग्रेजों ने लड़ा, उसमें भी शाह आलम II ने पार्टिसिपेट किया। तो पूरा जो एक्सपेंशन हुआ है ब्रिटिश का, वो उसका जिम्मेदार शाह आलम II को ही माना जाता है। तो दिल्ली को कैप्चर करने वाले इंग्लिश ऑफिसर कौन थे? लॉर्ड लेक। ये नाम आपको याद रखना है। तो यहां से आप कह लो कि दिल्ली तक पहली बार अंग्रेज पहुंच गए थे। और अंग्रेजों ने ना सिर्फ दिल्ली पे कैप्चर किया, बल्कि मराठाओं को भी तब तक बुरी तरीके से हरा दिया था। तो दिल्ली चली गई अंग्रेजों के हाथ में, शाह आलम को गद्दी से हटा दिया गया और उसको कहा गया कि अब तुम कोई राजा वाजा नहीं हो, एम्परर नहीं हो, तुम्हें हम बस पेंशन दे दिया करेंगे, उसी पेंशन में तुम अपनी जिंदगी अब गुजारोगे। अगला राजा जो बना वो था अकबर शाह II। ये सब बस नाम के मुगल एम्परर थे। ठीक, तो ये कौन? तो ये शाह आलम II का बेटा था। इसके बारे में एक फैक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि अब अंग्रेजों ने पेंशन देनी स्टार्ट कर दी थी ना मुगल राजाओं को। तो इसी मुगल एम्परर अकबर शाह ने अपनी तरफ से राजा राम मोहन रॉय को इंग्लैंड भेजा था। तो राजा राम मोहन रॉय को इंग्लैंड इसलिए भेजा था कि वहां जाके प्लीज रिक्वेस्ट करो कि मेरी पेंशन बढ़ा दी जाए, इससे इतने कम में मेरा गुजारा नहीं होता है। तो बस यही एक फैक्ट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि राजा राम मोहन रॉय किस मुगल एम्परर के बिहाफ में इंग्लैंड गए थे पेंशन को बढ़ाने की मांग करने के लिए। ठीक है, तो अंग्रेज जो है इनको पेंशन तो देते ही थे, टाइम टू टाइम गिफ्ट वगैरह भी देते थे, क्योंकि इनको एम्परर का दर्जा तो मिला हुआ था, गद्दी से हटा दिया था, लेकिन इंडियन पब्लिक के सेंटिमेंट को ध्यान में रखते हुए इनसे एम्परर की टाइटल नहीं छीनी गई थी, इनसे नहीं छीना गया था। वो कहा गया था कि ठीक है, आप नाम के एम्परर बन के रहो, बस दिल्ली की गद्दी छोड़ दो, रेड फोर्ट से बाहर निकल जाओ। लाल किले को पूरी तरीके से अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया था, वहां अपने मिलिट्री ऑफिसर्स बिठा दिए थे। तो अकबर शाह के टाइम क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जो नजराने वगैरह आते थे, जो गिफ्ट्स वगैरह दिया करते थे अंग्रेज मुगल एम्परर्स को, वो भी बंद कर दिया। तो ये फैसला किसने लिया था? उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग। तो 1813 से सिर्फ पेंशन मिलेगी, जो नजराना गिफ्ट वगैरह मिलता था एम्परर होने की वजह से, सब बंद। अब बात करते हैं आखिरी मुगल एम्परर की। ये आखिरी मुगल एम्परर साबित हुए बहादुर शाह II। तो ये कौन थे? तो ये अकबर II के बेटे थे। तो अकबर II के मरने के बाद उनका बेटा बहादुर शाह गद्दी पे बैठा, आखिरी मुगल एम्परर कहलाया। अब तक अंग्रेज जो है इनको इंपीरियल टाइटल यूज करने देते थे, यानी कि खुद को बादशाह बुलाना है, सुल्तान बुलाना है, जो बुलाना है बुलाओ। तो ये जो बहादुर शाह II थे, ये पोएट्री के काफी शौकीन थे और इन्होंने अपना नाम जफर रखा हुआ था। तो इसीलिए आज इनका पूरा नाम बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। देखो, 2 बहादुर शाह हुए मुगल डायनेस्टी में, एक बहादुर शाह I जो कि औरंगजेब का बेटा था, और एक ये आखिरी बहादुर शाह, इसलिए इसका नाम बहादुर शाह II है। अब ये आखिरी मुगल एम्परर क्यों साबित हुए? क्योंकि इन्हीं के रूल में 1857 में भारत में ग्रेट रिवॉल्ट हुआ, रिवॉल्ट ऑफ 1857, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई। तो इसी के लिए अंग्रेजों ने इसका जिम्मेदार बहादुर शाह II को ही माना। तो बहादुर शाह को जेल में डाल दिया अंग्रेजों ने कि तुम्हारे कहने पे ही हमारे खिलाफ रिवोल्ट हुआ है। तो बहादुर शाह के बेटों को मार दिया और बहादुर शाह को अंग्रेजों ने पकड़ के भारत के बाहर भेज दिया। तो उस वक्त भारत के साथ साथ बर्मा भी अंग्रेजों के कब्जे में था और बर्मा को उस वक्त भारत का ही हिस्सा माना जाता था। तो बहादुर शाह को बर्मा के रंगून में भेज दिया गया। रंगून जो है बर्मा की राजधानी थी।
आज बर्मा को हम म्यांमार के नाम से जानते हैं और रंगून अब उसकी राजधानी रही नहीं, उसकी राजधानी क्या है, नेपेडीव हो गई है ना। तो खैर जो भी हो, तो बहादुर शाह को देश के बाहर भेज दिया और वहां ही ये 5-6 साल के बाद इसकी डेथ हो जाती है। बहादुर शाह ने अपने जीवन के आखिरी दिन रंगून में गुजारे और जब इसकी डेथ हो गई तो अब मुगल डायनेस्टी को आगे बढ़ाने वाला कोई रहा नहीं, इसके बेटों को पहले ही अंग्रेजों ने मार दिया था। तो इस तरह अंग्रेजों के द्वारा मुगल डायनेस्टी को खत्म कर दिया गया। 1857 में बाबर ने 1526 में बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़के मुगल डायनेस्टी स्टैब्लिश की थी। अंग्रेजों ने ताकत के दम पे 1857 में मुगल डायनेस्टी को खत्म कर दिया। तो ये थी कहानी लेटर मुगल्स की।